हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको कराऊंगी ज्योग्राफी के रिपीटेड क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो सभी बच्चे पूरी क्लास लेंगे, किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, अपने क्वेश्चन क्लास में क्लियर करें। और आपके जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं, आपके जो डाउट है उसको हम देखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टार नियरेस्ट टू सन। वैसे अगर हम बात करें बेटा, जो ये सूर्य है आपका, ये खुद एक तारा है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा तारा है। तो इनमें से कौन सा तारा सूर्य के नजदीक है, तो आप याद रखेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी, नियरेस्ट टू द सन। और जो तारे होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सभी तारे हीलियम और हाइड्रोजन गैस के बने हुए होते हैं। और तारों की मृत्यु भी होती है, तो मृत्यु के बाद जो तारे हैं, छोटे छोटे तारे व्हाइट ड्वार्फ में बदलते हैं, बड़े तारे न्यूट्रॉन में बदलते हैं, और जो विशाल तारा है जितना कि सूर्य है, वो मरने के बाद ब्लैक होल में चेंज होता है। और ये सभी तारे हैं, और तारों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। जो तारों का विशाल ग्रुप है वो है गैलेक्सी। और हमारा सोलर सिस्टम या हमारी पृथ्वी किस गैलेक्सी के अंदर है, मिल्की वे, जिसका दूसरा नाम ऐरावत पथ या मंदाकिनी है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। विच इज द बिगेस्ट कॉन्स्टेलेशन। तो तारामंडल हम किसे कहते हैं, तारों की जब एक विशेष आकृति बन जाए उसको हम बोलते हैं तारामंडल। देखिए, तारों का विशाल समूह गैलेक्सी, जो भी आप रात में तारे देखते हैं वो गैलेक्सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी। लेकिन उन तारों के बीच बीच में आप कुछ ऐसे तारों के ग्रुप देखते हो जो एक स्पेशल आकृति सी बन जाती है, स्पेसिफिक शेप ऑफ स्टार्स कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। तारों की विशेष आकृति को हम बोलते हैं तारामंडल, ठीक है। और अब तक लगभग 89 तारामंडलों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से जो सबसे बड़ा है वो है आपका हाइड्रा तारामंडल। कौन है सबसे बड़ा, हाइड्रा, ठीक है, याद रखना, हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। हाउ डज द एनर्जी फ्रॉम सन ट्रेवल टू द अर्थ। तो हमारी इस पृथ्वी को सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन बोलते हैं, और पृथ्वी से जाने वाली ऊर्जा को हम अर्थ रेडिएशन बोलते हैं। जितनी ऊर्जा पृथ्वी पर आती है उतनी पृथ्वी वापस भी करती है, इसको हम हीट बजट बोलते हैं, पृथ्वी का ताप बजट। जितना पृथ्वी पर आएगा तापमान, पृथ्वी उतना वापस करेगी, हीट बजट है। तो जो सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर आती है वो रेडिएशन के वजह से आती है, सौर विकिरण की वजह से आती है, और पृथ्वी से टकराकर जब ये वापस जाती है तो इसको हम अर्थ रेडिएशन, पार्थिव विकिरण इसको हम बोलते हैं। अगर हम तरंगों की बात करें तो जब सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है वो किन तरंगों के रूप में आती है, वो शॉर्ट वेव के रूप में आती है, शॉर्ट वेव के रूप में, लघु तरंग के रूप में। जबकि पृथ्वी से टकराकर जब वापस जाती है तो इनको हम दीर्घ तरंग बोलते हैं, इनको हम लॉन्ग वेव बोलते हैं, लॉन्ग वेव इनको हम बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस वजह से हीट होता है, तो वो अर्थ रेडिएशन से हीट होता है। वेव की बात करें तो वो लॉन्ग वेव से हीट होता है। क्लियर। चलिए बेटा, सभी बच्चे आंसर जरूर करते रहें। वर्ष की सबसे लंबी अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है। द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर हैपन्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट। तो अगर हम बात करें सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, अर्थ, तो देखिए जो ये हमारा सन है, सन के पास सबसे पास कौन है, मरकरी। तो मरकरी 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा करता है, इसका वर्ष 88 डेज हो जाएगा। वीनस 225 दिन में, तो 225 दिन का हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में घूमती है, और हर 4 साल के बाद 366 दिन में। तो पृथ्वी का एक वर्ष 366 और 65 दिन का है, हर 4 साल के बाद 366 दिन का। जब फैब आपकी 29 डेज का होता है, अदरवाइज 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो और 365 दिन का ही एक वर्ष बनता है। मतलब जितनी दूरी बढ़ेगी, रास्ता बढ़ेगा, रिवोल्यूशन पीरियड बढ़ेगा, और उससे वर्ष बनता है। तो अब इनमें से सबसे दूर कौन है, तो इनमें सबसे दूर है आपका नेपच्यून। कौन है इसमें सबसे दूर, नेपच्यून है, वरुण है। तो वरुण सबसे दूर है, तो सबसे ज्यादा समय में ये सूर्य का परिक्रमा करेगा, तो सबसे ज्यादा वर्ष की जो अवधि होगी इसी की होगी 165 वर्ष। और वरुण
जो प्लूटो था, प्लूटो की 248 वर्ष। दूरी बढ़ेगी, रिवोल्यूशन पीरियड बढ़ेगा और वर्ष की अवधि बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शुद्ध ग्रह की कक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रह के बीच में है? एस्ट्रॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। अब एस्ट्रॉइड्स क्या है? तो ये चट्टाने ही होती हैं। ये क्या है? आपकी चट्टाने होती हैं। तो ये कहाँ पर मिलती हैं? ये हमारा सन है, सन के चारों तरफ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न ऐसे हैं। तो आप इसको मान लो मार्स, ये आपका जुपिटर, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे चट्टाने पाई जाती हैं जिसको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। किस किस के बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में, और कहीं भी नहीं पाई जाती। ये मार्स और जुपिटर के बीच में काफी संख्या में चट्टाने पाई जाती हैं जिसको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। तो इसलिए आंसर आ जाएगा मार्स और जुपिटर। जो एस्ट्रॉइड्स हैं इनका यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है कि जो आपकी एस्ट्रॉइड्स हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में मिलती हैं। तो याद रखना मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? चट्टाने हैं। किसी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? व्हाट इज द कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन ए प्लेनेट इन इट्स ऑर्बिट। वैसे तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, जितने भी सोलर सिस्टम सेंटर में है और जितने भी प्लेनेट उसके चारों तरफ घूमते हैं वो फिक्स ऑर्बिट होती है, एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे वो हो जाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जो 3 जनवरी को क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी कम होती है, जबकि 4 जुलाई को अधिक होती है। तो ऐसे दूसरे ग्रह के रूप में भी होता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी किसी भी ग्रह की जो न्यूनतम दूरी होगी या पास होंगे उसको हम बोलते हैं पैरेलाइन, जब दूर होंगे तो उसको बोलते हैं एपलाइन। आपने उपसौर अपसौर पढ़ा होगा। तो जब सूर्य किसी दूरी, जो भी कोई ग्रह है और उससे न्यूनतम दूरी को हम बोलेंगे पैरेलाइन, और न्यूनतम जो दूर होगी उसको हम बोलेंगे एफलाइन, ठीक है ना, एफ्लियन। इस तरह से क्वेश्चन है आपका, आकार के मामले में नेपच्यून हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर है? इन टर्म ऑफ साइज नेपच्यून रैंक्स नंबर इन द वर्ल्ड सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा तो हमारा बृहस्पति है, और अगर नेपच्यून वरुण की बात करें तो वो हमारे 4th नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 4th नंबर पर। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा मरकरी है, बुध है जो सूर्य के सबसे पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कमेंट जरूर करते रहिए। क्वेश्चन आपका, उर्सा मेजर या बिग बियर किसका उदाहरण है? उर्सा मेजर और बिग बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्या है? तो उर्सा मेजर और बिग बियर की अगर हम बात करें तो ये क्या है? आपके कॉन्स्टलेशन है, ये तारामंडल है, सप्तऋषि तारामंडल, 7 तारों का समूह जो आपको सर्दियों में इजीली दिखाई देता है। तो 7 तारों के समूह को हम बोलते हैं सप्तऋषि तारामंडल। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें इसको बिग डिपर या उर्सा मेजर भी कहते हैं। और सबसे बड़ा तारामंडल है आपका हाइड्रा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए है, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? द पोल स्टार इंडिकेट्स विच डायरेक्शन। तो ध्रुव तारा की अगर हम बात करें, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दिखाता है। इसी तरह से क्वेश्चन करते रहिए। अभी क्वेश्चन आ गया जो अभी बताया था आपको, पश्चिमी देश या यूरोपियन कंट्रीज में सप्तऋषि नक्षत्र को किस नाम से जाना जाता है? द कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्न। आप बताइए कौन सा है आपका, फटाफट से आंसर करें। भाई बेशक आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं पर फिर भी आप प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। अपने साथ आप ईमानदार रहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, उतनी जल्दी आपका एग्जाम क्लियर होगा। अब पूरी दुनिया से आप झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने खुद को धोखा देने की आदत अपनी बना ली है तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा आपका। अपने आप के साथ ईमानदार रहिए, अपनी जो कमियां हैं उसको नोट कीजिए, उस पर काम करिए। तो अगर हम बात करें सप्तऋषि तारामंडल को हम पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज में बिग डिपर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? When does the sun shine vertically on the equator? तो इक्वेटर की बात करें, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर, और ये आपकी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो सन रेज हैं वो 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, 22 दिसंबर को वो आपकी मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो वर्ष में 2 बार, केवल 2 डेट हैं जिनमें सूर्य की किरणें इक्वेटर पर एकदम वर्टिकली सीधी पड़ती हैं। याद रखना, तो आंसर आ जाएगा आपका साल में 2 बार, ट्वाइस इन ए ईयर।
ये इसका आंसर थोड़ा यहाँ पर गलत है, ये साल में 2 बार आएगा, याद रखना। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन वही हैं जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और यही वो 2 दिन है जिस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, बाकी कभी नहीं होते 12-12 घंटे का दिन और रात। पृथ्वी की क्रस्ट पपड़ी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट एब्टेंट एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट? तो जो हमारी पृथ्वी है उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे ऊपर का हिस्सा है क्रस्ट, फिर ये है आपका मेंटल, और ये आपका कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, पृथ्वी की 3 परतें हैं। क्लियर? अगर हम बात करें पृथ्वी क्रस्ट में सबसे ज्यादा बेटा हमें मिलती है ऑक्सीजन 46%, और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर हमें मिलता है सिलिकॉन। दूसरे नंबर पर कौन मिलता है? सिलिकॉन, याद रखना। और पहले नंबर पर कौन मिलता है? 46% आपकी मिलती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? Which among the following is not the result of underground water action? अब ये क्या है? तो ये बेटा ये है कि जो हमारी पृथ्वी पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन पर नदियां, रिवर्स, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, विंड्स, ये क्या करती रहती है? अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती रहती है। जैसे नदियां आपने देखा होगा वाटरफॉल बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं, मियांडर्स बनाती हैं, वी शेप्ड वैली बनाती है। विंड्स की बात करें, ज्यूजेन, छत्रकशिला, यारडंग, बहुत सारी छोटी छोटी आकृतियां हैं वो बनाती रहती हैं। तो अब इसमें से क्वेश्चन आया कि जल, भूमिगत जल जो है ना पृथ्वी के अंदर भूमिगत जल भी चूने की चट्टान को घोलकर, खड़िया को घोलकर बहुत सारी आकृतियां बनाती रहती हैं। तो इनमें से कौन सी जल क्रिया का परिणाम नहीं है? तो आंसर आ जाएगा आपका फ्योर्ड्स, क्योंकि जो फ्योर्ड आकृति है ये तट है जो कि ग्लेशियर, हिमालय के द्वारा बनते हैं। जबकि सिंक होल, स्टेकलेटाइट, स्लेगमाइट, युवाला और अंधी घाटी ये सब बनती हैं आपकी भूमिगत जल के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में। क्वेश्चन है आपका, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? मार्बल कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स? तो अगर संगमरमर की बात करें बेटा, संगमरमर रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक के अंडर में आता है, क्योंकि अरावली पर्वत में सबसे ज्यादा हमें मार्बल मिलता है। तो वहां पर चूना पत्थर जो लाइमस्टोन है, जब उस पर दाब और ताप पड़ता है, हीट और प्रेशर पड़ता है, तो वो अपना रूप बदल लेता है और संगमरमर में चेंज हो जाता है। जैसे पृथ्वी के अंदर दबा हुआ जब कोयला लाखों वर्षों तक पड़ा रहता है तो उस पर हीट और प्रेशर लगता है, तो वो किस में बदल जाता है? वो डायमंड में बदल जाता है। तो पृथ्वी पर 3 तरह की चट्टानें मिलती हैं, प्राइमरी चट्टान या प्राथमिक चट्टान, या जिनको हम आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं, जिनका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है। दूसरी होती है अवसादी चट्टान, जिनका निर्माण जो होगा वो प्राथमिक चट्टानों के अपरदन और अपक्षय की वजह से होता है। तीसरी होती है कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक, जिनका निर्माण प्राथमिक और जो द्वितीय या अवसादी चट्टानें हैं उनके हीट और प्रेशर की वजह से रूप परिवर्तन से होता है। तो संगमरमर हमारी रूपांतरित चट्टान है, चूने पत्थर के रूप परिवर्तन की वजह से ये बनी है। आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आल्पस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो बेटा याद रखना, आल्पस माउंटेन की अगर हम बात करें तो वो यूरोप में है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें, एंडीज पर्वत है, जो कि पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है। पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन हिमालय है, लेकिन लॉन्गेस्ट माउंटेन है आपका एंडीज। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में आपका किलिमंजारो, कौन सा पर्वत है अफ्रीका में? किलिमंजारो। कोजोस्की ऑस्ट्रेलिया में किलिमंजारो वोल्केनो भी है और किलिमंजारो आपका पर्वत भी है। क्वेश्चन है, पृथ्वी की किन 2 परतों के बीच में गुटेनबर्ग असंतता स्थित है? इन विच 2 लेयर्स ऑफ द अर्थ डज द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइज? तो ये क्या है? हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये पृथ्वी का हिस्सा है क्रस्ट, ये है पृथ्वी का हिस्सा मेंटल, और ये है कोर। पृथ्वी की 3 परतें हैं, लेकिन 2 परतों के बीच का जो भाग है उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, असंतता बोलते हैं। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच के भाग को हम मोहो बोलते हैं, जबकि मेंटल और कोर के बीच को हम गुटेनबर्ग बोलते हैं, गुटेनबर्ग कहते हैं। 2 परतों के बीच का संक्रमण वाला भाग। तो पृथ्वी की जो गुटेनबर्ग है वो मेंटल और कोर के बीच में आ गई है आपकी। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह संबंधता, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग। क्लियर? ये रिपीट होता है क्वेश्चन, तो याद कर लेना आप इसको।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ठंडे शुष्क हवा है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ड्राई विंड? तो ये है आपका ऑर्गन। इनमें से जो गैस है ऑर्गन है, ये सभी बाकी आपकी गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में किन निम्न में से कौन सी चीज ऊंचाई के साथ लगातार घटती जाती है? इन अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज विथ हाइट? तो इनमें से कौन ऊपर जाने पर लगातार घटता रहता है? तो हम बात करें प्रेशर की, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये वायु, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा वायुमंडल है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का ये लोअर पार्ट है, तो यहाँ पर भारी गैसें पाई जाती हैं, भारी गैस, और वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है हल्की गैस। यहाँ पर लाइट गैस पाई जाती है, तो यहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा। तो आप ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो एयर प्रेशर कम होता जाएगा। वैसे अगर तापमान की बात करें तो टेम्परेचर भी ट्रोपोस्फियर में तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर घटता है, लेकिन फिर स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ जाता है, कहीं पर माइनस है फिर बढ़ जाता है। तो तापमान तो कहीं पर घटता है कहीं पर बढ़ता है, लेकिन जो एयर प्रेशर है वो पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाने पर हमेशा घटता रहता है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी हवा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर बह रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो भूमध्य सागर जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, भूमध्य सागर जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, वहां से भारत के उत्तर पश्चिमी की जो तरफ बहती है वो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ, और इनकी वजह से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में बारिश होती है। भारत में दो एरिया है जहां पर सर्दियों में बारिश होती है, एक तो तमिलनाडु का तट और दूसरा उत्तर पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी भारत में जो सर्दियों में बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही होती है। क्वेश्चन है वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी बिल्कुल नहीं होती। द लेयर वेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इज टोटली एब्सेंट। तो आंसर है बेटा समतापमंडल। समतापमंडल में क्या होता है, तापमान एक समान रहता है, ना तापमान घटता है ना बढ़ता है, बल्कि एक समान रहेगा। यहाँ का तापमान एक समान है, मौसम शांत है, इसीलिए यहाँ पर वायुयान भी उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए चक्रवातों के खिलाफ अवरोध के रूप में कार्य करने वाले वन कौन से हैं? द फॉरेस्ट विच एक्ट्स एज बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन आर। तो होता क्या है, देखिए ये हमारा जैसे ये भारत है और यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ पर तटों पर डेल्टा नदियों ने बनाया हुआ है, और डेल्टा पर कौन से वन उगते हैं? मैंग्रोव वन उगते हैं। कौन से वन उगते हैं? मैंग्रोव वन। और तटों पर ही आते हैं आपके साइक्लोन। तो इन वनों से टकराकर साइक्लोन वापस चले जाते हैं, तक नहीं पहुंचते। तो मैंग्रोव वनों की वजह से हमारे कोस्टल एरिया बचे रहते हैं, इसीलिए इनको हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। मैंग्रोव वन, जो सबसे बड़े मैंग्रोव वन है वो मिलते हैं सुंदरबन डेल्टा पर, बंगाल की खाड़ी में। इनके बहुत सारे नाम हैं, इनको मैंग्रोव वन, विरांचली वन, गराल वन, अमराई वन, सुंदरी वन, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और ये तटों की रक्षा करते हैं क्योंकि ये साइक्लोन को वापस कर देते हैं। क्वेश्चन है बादल फटने का मतलब क्या है? क्लाउड ब्रस्ट मीन्स, तो क्लाउड ब्रस्ट का मतलब है तूफान के साथ असामान्य रूप से बारिश। जब बारिश लगातार हो, थोड़ी थोड़ी हर रोज हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे बादल हैं हमारे वायुमंडल में, और उन बादलों के पास जो भी वाटर वेपर है, वो अचानक से बहुत सारी बारिश, जो बारिश 10 दिन में होनी थी वो 1 घंटे में ही हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं बादल फटना। इसमें बादल फटने में क्या होगा, संघनन की क्रिया, कंडेंसेशन बहुत जल्दी होगी और सारा का सारा पानी अचानक से नीचे गिरेगा, तो उससे बाढ़ भी आती है और असामान्य नुकसान होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा किस मौसम में होती है? द मेडिटेरेनियन रीजन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय हैवी रेन इन। तो आपको पता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सर्दियों में बारिश होती है, गर्मी में बारिश नहीं होती। और भूमध्य जो सागरीय क्षेत्र है खट्टे फलों के उत्पादन के लिए फेमस है। खट्टे फल यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जलवायु क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? द क्लाइमेटिक जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। भूमध्य रेखा से दूरी, ऊंचाई, वर्षा या समुद्र से दूरी। अगर मैं बात करूं, ये सारे ही फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को, जलवायु को प्रभावित करते हैं, और इसी के आधार पर भी, सभी के आधार पर भी हम जलवायु का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें आंसर देना है एक, तो इसका जो आंसर है वो है आपका रेनफॉल।
रेनफॉल भी एक बड़ा फैक्टर है जो एसएससी ने सही माना है। सारे ही ठीक है, लेकिन जो एसएससी ने माना वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गति सबसे अधिक होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट विंड वेलोसिटी? तो बेटा याद रखना, जो ये आपका टोर्नेडो है, ये क्या आपका टोर्नेडो, विश्व में भयंकर साइक्लोन आता है टोर्नेडो यूएसए में, सबसे ज्यादा भयंकर साइक्लोन है यूएसए में, टोर्नेडो के नाम से आता है। जब टोर्नेडो के नाम से तूफान आएगा तो ये भयंकर तबाही मचाता है, सबसे भयंकर तूफान है ये। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने अच्छे से पढ़ी होगी, समझी होगी, और बार बार आप इसका रिवीजन करेंगे। और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एसएससी एग्जाम में जो भी आपकी एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी गारंटीड बैच सभी की प्लेलिस्ट है। जो भी चाहता है ज्योग्राफी का एक साथ ही रिवीजन करना, हर क्वेश्चन का, थ्योरी का, तो वो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हर सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर सबकी प्लेलिस्ट है, वहां भी आप प्लेलिस्ट में भी अपना एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। बने रहिए राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। और जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, खुद से प्रॉमिस करेंगे कि इसी साल हमें सिलेक्शन लेना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड लक।